Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again another important topic that is relating to Indian Contract Act. In the last previous class of Indian Contract Act, we have already discussed about the basic provisions relating to undue influence. I have already discussed section 16 सब clause 1, 2 and 3 और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैं सारा अच्छे से आपको कवर करवा चुकी हूँ. आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा जुडिशियल ट्रेंड के बारे में समझेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. उसके साथ साथ अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है उस कॉन्ट्रैक्ट पर, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम बात करें सेक्शन 16 की तो उसमें एक लास्ट प्रोविजन हमारा रह गया था, नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. जो 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने कुछ गुड फेथ में किया है, आपको खुद को नहीं पता, आपने किसी भी डोमिनेट नहीं किया विल को, यानी कि किसी के विल पर आपने डोमिनेट नहीं किया है, कोई आपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं हो, रियल और अपारेंट अथॉरिटी नहीं है आपके पास, तो उस मामले में अगर गुड फैक्ट फेथ के अंदर आपने कोई भी एक्ट किया है तो वो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में फॉल नहीं करेगा. इसके साथ साथ हम थोड़े से एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सेक्शन 16 में रहते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जुडिशरी के एग्जाम में खासतौर पर. इन जो एग्जाम्पल्स के बेस पर जुडिशियल एग्जाम में जैसे मेन एग्जामिनेशन में एक प्रपोजिशन दी जाएगी, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपको हल करना होता है. जैसे ये क्या कह रहा है, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, ये क्या करता है अपने बेटे को कुछ मनी एडवांस में दे देता है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, जब वो बच्चा था. अपन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन, जब बी की एज आ गई, बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल मिस इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस. तो क्या हुआ यहाँ पर, ए ने कुछ एडवांस मनी दी थी, किसको दी थी, अपने बेटे को जब वो माइनर था, और अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑफ 10 बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, तो उसने क्या किया, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव छोड़ते हुए, अपना उसकी बेटे की इच्छा पर हावी होते हुए, बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट, उसने दिया कुछ रुपया था, उससे ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड भरवा लिया कि उसने जो एडवांस दिया उसके बदले में. यहां पर ए ने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया. ए ने क्या यूज किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का. सेकंड एग्जांपल कहता है, ए मैन enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as a medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employ undue influence. ए क्या है, ए जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, बीमार आदमी है. बी जो है वो उसकी देखभाल कर रही है. अब उस मेडिकल ट्रीटमेंट के बदले बी क्या करती है, टू एग्री टू पे बी एन अनरीजनेबल सम ऑफ, ए कॉन्टेक्ट कर लेता है कि ठीक है उसकी सर्विसेज के बदले वो अनरीजनेबल, जो उचित नहीं है, ऐसी पेमेंट देगा. तो यहाँ पर बी जो उसकी एम्प्लॉय थी उसने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, अपना प्रभाव छोड़कर उससे पेमेंट लेने की बात कही है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा. बीइंग इन डेट टू बी द मनी लैंडर ऑफ हिज विलेज, ए क्या है, एक मनी लैंडर है, जैसे पुराने टाइम में सूदखोर वगैरह होते थे. बी को कुछ कर्जा दिया, कॉन्टेक्ट फ्रेश लोन और टर्म्स, और दोबारा से एक कॉन्टेक्ट करता है, विच अपियर्स टू बी अनकंसियनेबल, कंसियनेबल का मतलब अनरीजनेबल है. इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट, यहाँ पर बी की ड्यूटी बनेगी कि वो ये प्रूव करेगा कि द कॉन्टेक्ट वॉल वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, की अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो इंड्यूस नहीं है. ए जो है डेट में है बी का, बी मनी लेंडर है, ठीक है, सॉरी, ए जो है उसने रुपया लिया है बी से, बी मनी लेंडर है, और जो अमाउंट दी है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अनकंसियनेबल है, अनरीजनेबल है. तो यहाँ पर बी ये प्रूव करेगा कि वो अनरीजनेबल नहीं था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो जुडिशरी के कंपटीशन में है, ए अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट ए टाइम व्हेन देयर इज ए स्ट्रिंजेंसी ऑन द मनी मार्केट. मनी मार्केट में रुपए की काफी कमी थी, जैसे नोटबंदी हुई थी उस टाइम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो. The banker declines to make the loan except at the usually high rate. Normally rate of interest क्या होता है, 2 रुपए सैकड़ा या कुछ भी आप लगा लो, 1 रुपए सैकड़ा, और वहां पर उसने 10 रुपए सैकड़े की बात की. तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही जरूरत पड़ती है उस रुपए की, तो कहीं भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं हुआ है. देखिए उस टाइम में रुपए की शॉर्टेज थी और उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया, बल्कि बिजनेस के पर्पज से वो जो है एक्स्ट्रा रुपया ले रहा है, तो कहीं भी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का सहारा नहीं ले रहा है. चलिए मैं थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू और लैंडमार्क केस के थ्रू आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करवाती हूँ जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है. चलिए करते हैं. हियर इज द फर्स्ट केस.
फर्स्ट केस है चांद सिंह वर्सेस राजकुमार। केस का नाम है, तकरीबन 5 केसेस मैं आपको करवाऊंगी यहां पर। फर्स्ट केस है चांद सिंह वर्सेस राजकुमार। इस केस में क्या था कि एक पर्दा नशीन लेडी, पर्दा नशीन लेडी कौन होगी? पर्दे में तो रहेगी, लेकिन उसे समाज के बारे में कोई पता नहीं है, उसे कोई नहीं पता कि किस तरीके से सोसाइटी में मिक्स होना है। हु डोंट नो टू मिक्स विद सोसाइटी। उसे नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है। क्या हम उस लड़ी को पर्दा नशी कहेंगे जो घर में घूंघट निकालते लेकिन बाहर अच्छे से सारी मार्केट में घूम रही है, उसे हर पैसे का लेन देन पता? क्या वो पर्दा नशीन लेडी की कैटेगरी में आएगा? तो वो पर्दा नशीन नहीं होगी। पर्दा नशीन लेडी वो लेडी होगी जो नहीं जानती कि सोसाइटी में कैसे काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ इस केस के अंदर, जो पर्दा नशीन लेडी जो है उसने एक कॉन्टेक्ट किया। उसने जो कॉन्टेक्ट किया उस कॉन्टेक्ट में क्या था, दूसरे व्यक्ति ने उससे अनड्यू बेनिफिट ले लिया, अनड्यू बेनिफिट ले लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस पर्दा नशीन लेडी को कुछ भी नहीं पता था। तो आप वो है ये मान के चलोगे कि सेक्शन 16 के अंदर वो फॉल कर जाएगा। सेकंड केस देख लेते हैं हम। ये आपको बुक में मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की बांगिया की बुक में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। सेकंड केस है कि भीमाबाई वर्सेस यशवंत राव। भीमाबाई वर्सेस यशवंत राव। इस केस में क्या था, थोड़े से फैक्ट हम समझ लेते हैं। देखिए इस केस में क्या था कि कोई व्यक्ति था जिसने अपनी प्रॉपर्टी की जो है, आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टी बेच दी। अब मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जिसने बी से लोन लिया। वो लोन था, वो था 20,000 रुपए, ठीक है। वो लोन चुका नहीं पाया। अब 20,000 का 3 गुना बना दिया बी ने कि अब आपका जो लोन पेमेंट है वो 60,000 रुपए हो गई है। तो यहां पर इसने ए ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया तो क्योंकि बी अपनी इसकी जो विल थी उसको डोमिनेट कर रहा था, इस पर अपना काबू कर रहा था कि मेरे 60,000 रुपए दे दे, अदरवाइज मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। किसी प्रकार का डर भी आप कह सकते हो इसके अंदर, और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो इस मामले में कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बताया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम एक और केस की बात करें, नेक्स्ट केस है आपका अन्नापुरानी वर्सेस स्वामीनाथन। अन्नापुरानी वर्सेस स्वामीनाथन। अन्नापुरानी वर्सेस स्वामीनाथन। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। इस केस में क्या हुआ था कि जो एक लेडी थी, कोई विडो लेडी थी, नो सोर्स ऑफ इनकम, जिसके पास क्या था, नो सोर्स ऑफ इनकम था। उसने किसी से उधार लिया, उसने डेट लिया, क्या ब्याज पर, 100% इंटरेस्ट पे। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें भी क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। मान लो इसने 2,000 रुपए लिए तो 2,000 का इसने ब्याज देना, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। फिर अगर आप देखो इसके अंदर जो हम पहले एग्जांपल कर ही चुके हैं कि उसने लेडी ने क्या किया था कि एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली थी और ये कहा कि मैं आपका अच्छे से इलाज करूंगी, तो वो भी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आ जाएगा। या मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो कि गांव के कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या कुछ ब्याज रेट चल रहा है, कुछ है, वो पेमेंट उधार लेते हैं, तो वो भी हम मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या चीजें हैं और उसको किस प्रकार से हमें लेके चलना है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक तरीके से बार्गेनिंग होती है, सौदेबाजी होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक तरीके से आप कहो तो सौदेबाजी होती है। अब अगर सौदेबाजी होती है तो उसमें क्या अनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी कह लो, अनइक्वालिटी कह लो, क्या वो भी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगी?
हम एग्जाम्पल एक पॉइंट लिख देते हैं, वेदर इनइक्वालिटी इन बार्गेनिंग amounts to undue influence। इनइक्वालिटी है कि एक व्यक्ति अमीर है एक गरीब है, तो क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आता है? क्या हर चीज वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगी? तो देखिए हर एक वो चीज जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी, तो इसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कि एक आदमी है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है कि वो 20 रुपए का दूध दे रहा है, मिल्क सेल कर रहा है। अनदर शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है 50 रुपए में दे रहा है। एक आदमी आता है बी, वो इससे मिल्क लेके चला जाता है 50 रुपए में, और बाद में कहता है जी इसने अंडर इन्फ्लुएंस का जो है दिखाया था इसलिए ये गलत है, और तो 20 रुपए में दे रहे हैं। तो और अगर कम रेट में दे रहे हो और आप जहां से लाए वो ज्यादा रेट में दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने आप पर अपना प्रभाव छोड़ा था या उसके पास कोई अथॉरिटी थी। तो इस प्रकार की जो अंडर इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर कंसेंट है, इसको किस पॉइंट में लिखोगे? वेयर कंसेंट गिवन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जहां कंसेंट जो है कोर्स ऑफ बिजनेस में दी गई है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी। सेकंड पॉइंट अगर आप इसमें समझें कि नॉर्मली रेट है, कोई दुकान वाला सस्ती चीज दे रहा है कोई महंगी दे रहा है, तो ये डजेंट मैटर कि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि रुपए की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी और हाई रेट पे किसी ने पेमेंट ले ली, तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक और इसमें है स्टैट्यूटरी सेल। स्टैट्यूटरी सेल का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी किसान है, वो अपनी फसल को बेचने के लिए किसी दुकान के पास जाता है और ऑफर करता है कि आप इतने रुपए में फसल ले लीजिए, और सामने वाला व्यक्ति वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो ड्यूटी बाउंड हो जाएगा लॉ से कि उसे वो खरीदना ही पड़ेगा। उसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड अगर आप पॉइंट देखते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे आप रेलवे की टिकट्स लेते हो, रेलवे की टिकट्स के बैक साइड में कुछ लिखा होता है, कुछ कंडीशंस लिखी होती है, वो सभी के लिए नॉर्मल है। चाहे आप इकोनॉमिक सेक्शन की टिकट ले लीजिए या आपने रिजर्वेशन करवाया है, किसी भी सेंस में अगर आप टिकट ले रहे हो तो सभी के लिए इक्वलिटी रहेगी। इसी प्रकार से अगर LIC कंपनी है, उस कंपनी का कोई एजेंट है, वो जगह जगह अलग अलग पॉलिसीज कर रहा है, तो जितनी भी पॉलिसी करेगा सभी के लिए सेम रूल ऑफ रेगुलेशन होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का वहां पर यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आप उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन करने के लिए है वो है कि इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट होगा? जो सेक्शन 19A का पैरा 2 है वो कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। तो हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, हम सेक्शन 19A का पैरा 2 देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो क्या होगा। ये है सेक्शन 19A। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो एक पैरा 1 है, ये पैरा 1 है जो ये बताता है कि वॉइडेबल हो जाएगा किसके ऑप्शन पे? जो पार्टी ये कहेगी कि जी उसकी जो सहमति ली गई थी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। सेकंड पैरा बात बता रहा है कि फिर क्या होगा अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट सेट असाइड कर सकती है पूरी तरह से, और अगर पार्टी चाहे तो कुछ बेनिफिट्स लेना चाहे तो वो भी ले सकती है। तो पैरा 1 और पैरा 2 जो है दोनों ही अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड हैं, तो दोनों ही पैरा को आप यूज करोगे। अब इसमें कुछ एक इलस्ट्रेशन है उसको भी समझ लीजिए। एज सन हैज फोर्स्ड बीज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट, बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एज सन obtain a bond from A for the amount of the forged note. If B choose on this bond, the court may set the bond aside। यहाँ पर A के बेटे ने क्या किया?
प्रोमिसरी नोट के साथ कुछ फोर्ज करी, यानी कि झूठा दस्तावेज बना लिया। बी को अब ये डर हुआ, बी जो है एक डर में था और प्रोसिक्यूटिंग एज सन की वो ए के बेटे के हिसाब से उसको जो है कोर्ट में प्रोसिक्यूट ना कर दे, उसको जो है सजा ना दिलवा दे, ठीक है। ऑब्टेन ए बॉन्ड फ्रॉम ए, तो यहाँ पर एक जो है वो बॉन्ड दे देता है उस फोर्ज नोट के बदले। इफ बी चू ऑन दिस बॉन्ड, अगर बी जो है इस पर केस करे कि जो इस डर से जो उन्होंने बॉन्ड साइन किया था, तो वहां पर बॉन्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। कि यहाँ पर क्या हुआ कि डर के मारे जो है बॉन्ड साइन किया गया था। ए मनी लेंडर एडवांस में देता है 100 रुपीज बी को, एक व्यक्ति है जो बी को 100 रुपए देता है, जो एक खेती करता है, एग्रीकल्चरिस्ट किसान है, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस, और उसको प्रेरित करता है एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर ₹200 कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन तू मुझे 200 रुपए का एक बॉन्ड भर के देगा कि 6% ब्याज पे जो पेमेंट देने को तैयार है। कोर्ट जो है बाद में उसको सेट असाइड कर सकती है, क्योंकि ये जो क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। तो ये है मेन प्रोविजंस अनड्यू इन्फ्लुएंस के, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में और खास तौर पर ओमिक्रॉन के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।